नमस्कार, एक बार फिर सभी साथियों का स्वागत है। आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं रीट मैथ्स पेपर नंबर 4 का। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। साथियों, ये जो आपने पेपर दिया था www.studyseva.com के माध्यम से दिया था और यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने अच्छे रेस्पॉन्स दिए हैं। तो चलिए अब हम पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1, इसमें हमसे पूछा है जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। साथियों, यहाँ पर गुणा का जो कंसेप्ट है ये आपसे पूछा गया है और आपका जो सिलेबस है रीट का उसमें भी लिखा हुआ है कि वर्ष 2019-20 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं वहाँ से ये सिलेबस लिया हुआ है। तो आप उन किताबों को ज़रूर पढ़िए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, -1 को जब हम -1 से गुणा करेंगे तो गुणनफल जो होता है प्लस का 1 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर इसको 100 बार आपस में गुणा किया गया है। तो 100 बार जब आपस में गुणा करेंगे तो भी 1 को 1 से कितनी भी बार गुणा कीजिए, गुणनफल तो 1 ही आना है। इसका मतलब ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 तो बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर केवल हमें ये देखना कि जो हमारा गुणनफल आएगा वो प्लस में आएगा या माइनस में। तो जब माइनस के चिन्ह साथियों 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से सम बार होते हैं तो प्लस में आता है और विषम बार होते हैं यानी -1 इंटू में -1 और इंटू में -1 इस प्रकार से जब होते हैं, जैसे 3 बार, 5 बार, 7 बार, तो फिर जो परिणाम आता है माइनस में आता है। तो अब यहाँ पर 100 बार है जो एक सम संख्या है, इसलिए यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। आप अपना आंसर कमेंट करते रहिए। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लसाअ 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। मान लीजिए संख्याएं क्रम से 3x हैं और 4x, दो संख्याएं हैं। यदि 3x और 4x का हम लसाअ लें, एलसीएम लें, तो ये आता है 12x और 12x का मान हमें सवाल में दिया है 84। x का वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो x हो जाएगा 7। यहाँ पर x का मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 7 या 21 और 7 चौक 28। अब आप कमेंट करके बता दीजिए। ऑप्शन हमारे पास हैं 21, 24, 28 और 84। बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है तो बड़ी संख्या यहाँ पर 4x है, तो 4x का मान यहाँ पर 28 है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। और साथियों, एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ब्याज का सवाल है। 400 रुपये की धनराशि 5% तिमाही साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, समय आपसे पूछा है, 500 रुपये हो जाएगी। तो 500 रुपये जो है यहाँ पर मिश्र धन है, ब्याज कितना हुआ 100 रुपये। तो टर्म्स लिख लीजिए। मूलधन है 400, दर हमारी है 5% तिमाही और 5% तिमाही को साथियों वार्षिक में चेंज करेंगे यानी 3 महीने की 5% बनती है तो 12 महीने की 20% बनेगी। तो हम इसे 20% वार्षिक भी लिख सकते हैं। समय हमें ज्ञात करना है और उसके बाद यहाँ पर हमें ब्याज दिया है 100 रुपये, तो ब्याज हमारा है 100 रुपये। मूल सूत्र में रख दीजिए 100/1 बराबर मूलधन 400 इंटू में दर वार्षिक लिख दीजिए आप सीधा 20% और इंटू में समय के स्थान पर समय लिख दीजिए, बटा में 100 लगा देंगे। यहाँ से जब काटेंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी और 20 से जब इसको काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा। अब हमारे पास बचा है 4 और यहाँ पर समय, 4 इंटू में समय बराबर 5, तो 4 इंटू में यहाँ पर समय को t लिख दीजिए, टाइम बराबर 5 और t का मान जब ज्ञात करेंगे तो 5/4 और हमने दर को वार्षिक में कर दिया था तो ये वर्ष आएगा यानी 5/4 वर्ष। अब इसको जब महीनों में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से इंटू कर दीजिए। इसको जब करेंगे तो ये 3 बार, 5 को 3 से करेंगे तो 15, अर्थात 15 माह। इस सवाल में हमारे काफ़ी विद्यार्थियों ने गलती की है, लगभग 30% विद्यार्थियों ने गलत आंसर दिए हैं। तो ध्यान रखिए आप, सरल ब्याज की सवालों में केवल एक ही ध्यान रखना है कि दर, प्रतिशत और समय के जो इकाइयाँ हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। ये तिमाही में है तो समय भी तिमाही में आएगा, ये वार्षिक बना दिया तो समय भी वार्षिक अर्थात वर्षों में होगा। चलिए सवाल नंबर
4 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप भी एक बार इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपने क्या आंसर दिया था। यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो सवाल है इसमें लिखा हुआ है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का 1/4 है, और फिर लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। काफ़ी विद्यार्थियों ने यहाँ पर भी गलतियाँ की हैं। आइए देखते हैं। साथियों, आपको मैथ में कहीं भी किसी प्रकार का न कोई फॉर्मूला रटने की आवश्यकता है, न कोई ट्रिक रटने की आवश्यकता है, बस उसका कंसेप्ट समझ लीजिए। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो यहाँ लिख दीजिए 16 का CP बराबर बोला इसने 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का 1/4 है। तो 20 वस्तुओं का 20 का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और इसका है साथियों का मतलब होता है गुणा 1/4, ये है बस। अब यहाँ से जब 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार। इसका मतलब हमारे पास बचेगा 16 का CP बराबर 5 का SP। और साथियों आपको पता होगा कि इस प्रकार जब 2x बराबर 3y लिखते हैं तो x का मान इधर होता है और y का मान इधर होता है। तो अब CP की जो वैल्यू है यहाँ पर 5 हो जाएगी और SP की जो वैल्यू है वो 16 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो एक बार इसे देख लीजिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर सीधा सा लिखा हुआ है कि 16 CP बराबर 20 SP इंटू में इसका 1/4। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, अर्थात हमारा जो क्रय मूल्य होगा CP होगा ये होगा 5 इकाई, और जो SP होगा ये होगा SP हो जाएगा 16 इकाई। इसका मतलब खरीदिए हम 5 में और बेच दिए 16 में, तो लाभ कितने का मिला? 11 का। अब इसको जब लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 11 का लाभ मिला हमें 5 पर, और इंटू में 100 करेंगे तो प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 20 से इंटू हो जाएगा। 20 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 दूना 22, 220%, 220%। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 220%। और काफ़ी विद्यार्थियों ने केवल 20% लिख दिया है, तो आप इस प्रकार की गलती न करें। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है रेट लेवल 1 के हिसाब से, तो एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक परास किस कोण की है? परास से तात्पर्य क्या होता है? रेंज। और साथियों रेंज क्या होती है? जब आप कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर दुकानदार आपसे पूछता है कि किस रेंज के कपड़े दिखाऊं। तो रेंज से तात्पर्य होता है कि मिनिमम से मैक्सिमम के बीच का जो गैप है वो रेंज कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमने जो पेपर लिया है वो 30 नंबर का है, तो मिनिमम मान लीजिए 5 नंबर आ रहे हैं और मैक्सिमम 30 नंबर आ रहे हैं, तो रेंज हो गई 25। इसे कहते हैं परास। तो यहाँ पर आप देख लीजिए परास के संदर्भ में कौन सा यहाँ पर न्यून कोण जो होता है साथियों, इसकी परास होती है 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक के जो कोण होते हैं, यानी 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम का जो कोण होगा वो न्यून कोण कहलाएगा। तो परास हो गई यहाँ पर मैक्सिमम 90। समकोण में भी क्या होता है? 90 डिग्री फिक्स है, तो इसकी परास कोई है ही नहीं। वृहत जो कोण है साथियों, वृहत कोण में जो मान होता है वो होता है 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच, अर्थात इसकी जो रेंज हुई, ये गैप देख लीजिए, जो गैप होता है ये रेंज होती है, तो ये हो गया 180 डिग्री। और पूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री का होता है, फिक्स है, तो इसकी कोई रेंज नहीं है। यहाँ पर यदि हम देखें तो 180 डिग्री सबसे ज़्यादा वृहत कोण की रेंज है। इस सवाल का राइट आंसर होगा वृहत कोण। और हमारे लगभग 50% विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। कुछ विद्यार्थियों ने पूर्ण कोण भी किया है जो कि गलत है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है साथियों, आपने समझ लिया यहाँ पर वृहत कोण। चलिए सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये रहा सवाल नंबर 6। एक त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है, कमेंट कर दीजिए फटाफट। त्रिभुज के जो बाह्य कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री और 720 डिग्री। तो साथियों ये हमारा त्रिभुज है। इसमें 3 अंतः कोण होते हैं, ये और ये। इन अंतः कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ पर ये बाह्य कोण बनते हैं इस प्रकार से। तो
इन बाह्य कोणों का योग जब आपसे पूछे तो चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, सभी की बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है और यहाँ पर सही आंसर होगा 360 डिग्री। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। आप देख लीजिए, ये एक ज्यामिति का सवाल है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए चित्र में एक सरल रेखा जिस पर किरण, ये सरल रेखा है और एक बार इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ये AOB, ये एक सरल रेखा है जिस पर एक किरण OC खड़ी हुई है। ये OC, ये किरण खड़ी हुई है। यदि A माइनस B बराबर 80 डिग्री, यानी A और B का जो अंतर है वो 80 डिग्री हो, A माइनस B बराबर 80 डिग्री, तो A का मान आपसे पूछा है। तो साथियों आपको ये भी पता है कि A प्लस B कितना होगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर जब समीकरण को आप हल करेंगे, यानी दोनों कोणों का अंतर होना चाहिए 80 डिग्री और दोनों कोणों का जो योग है वो होता है 180 डिग्री। ये एक सरल कोण है तो इसका योग होता है 180 डिग्री। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये माइनस और प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे। 2A ये हो जाएगा हमारे पास 3, यानी इनको जोड़ लीजिए 260। 2A का मान 260, तो 1A का मान हो जाएगा 130 डिग्री, यानी A का मान हो गया 130 डिग्री और इसका मान हो जाएगा फिर 50 डिग्री। तो अब आप देख लीजिए, इनका अंतर करेंगे तो अंतर हो गया है 80 और योग करेंगे तो 180। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 130, क्योंकि हमसे A का मान पूछा है। तो यहाँ पर A का जो मान होगा साथियों ये होगा 130 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे लगभग 75% विद्यार्थियों ने इस सवाल का राइट आंसर दिया है, या फिर हम आपको संख्या में बताएं तो लगभग 420 विद्यार्थियों ने इस सवाल का राइट आंसर दिया है और कुछ विद्यार्थियों ने इसमें 120 भी कर दिया है। तो अब इसका प्रकार के जो सवाल हैं उनका थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल भी कुछ इसी प्रकार का है। यहाँ पर आप देख लीजिए, दो सरल रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। यहाँ पर O पर काट रही हैं। यदि कोण AOC ये वाला जो कोण है वो थीटा हो और कोण BOC ये वाला जो कोण है ये फाई हो, और फिर आगे लिखा है थीटा जो है इक्वल टू, यानी फाई जो है वो 3 थीटा के बराबर है। तो थीटा का मान आपसे पूछा है। इसका मतलब जहाँ पर फाई लिखा हुआ है वहाँ पर हम 3 थीटा लिख सकते हैं। तो साथियों थीटा ये है और 3 थीटा यहाँ पर लिख दीजिए, तो कुल मिलाकर 4 थीटा हो गया। 4 थीटा का मान हो गया 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा है। 4 थीटा का मान 180 डिग्री है, तो 1 थीटा का मान जब ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। यहाँ पर हमसे पूछा है थीटा का मान, तो थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन C सही हो जाएगा, तो ऑप्शन C यहाँ पर सही होगा। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 9 ये रहा और काफ़ी अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है और बिल्कुल सिंपल सवाल है। 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। बताओ 2 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो साथियों जब 10 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, 10 व्यक्ति जब रोजाना आते हैं तो काम होता है 20 दिन में। एक व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा। अब कुछ साथी क्या कर देंगे, ऐसे सवालों में गलती कर बैठते हैं, एक नियम लगा देते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं। एक व्यक्ति के लिए जब ज्ञात करेंगे तो साथियों आ जाएगा आपके पास 2, जो कि गलत होगा, क्योंकि 10 व्यक्ति जब 20 दिन लगा रहे हैं तो एक व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा दिन लगाएगा। तो एक व्यक्ति जब करेगा तो ये हो जाएगा 20 इंटू में 10 अर्थात 200 दिन। फिर हमसे पूछा है 2 व्यक्ति मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो 2 व्यक्ति मिलकर उसे करेंगे, उसके लिए आप कैसे करेंगे इस प्रकार के सवालों को। 10 व्यक्ति करते हैं 20 दिनों में, एक व्यक्ति करेगा 20 गुणा में 10 दिनों में, और 2 व्यक्ति करेंगे तो बटा में 2 लगा दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए तो ये कट जाएगा, अर्थात 100 दिनों में। 2 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, 100 दिनों में। यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है, इस प्रकार के सवालों को आसानी से करने के लिए आप ये देख लीजिए कि यहाँ इनका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है। 10 को जब 20 से इंटू करेंगे तो 200, अर्थात एक व्यक्ति करेगा उसे 200 दिन में। तो हर जगह
मल्टीप्लाई आना चाहिए साथियों 200, यानी जब 10 व्यक्ति आएंगे, आप सपोज कीजिए मजदूरी करनी है, आपकी लावनी करनी है, 10 व्यक्ति आ रहे हैं, आज 10 आए, कल 10 आए, परसों 10 आए, ऐसे 20 दिनों तक आएंगे, तो टोटल कितने व्यक्ति आ गए हमारे पास 200। अब 200 व्यक्तियों को आप कैसे भी बुला लीजिए, यदि आप 20-20 व्यक्ति बुलाते हैं तो 10 दिन में काट देंगे, आप 100 व्यक्ति बुलाते हैं तो 2 दिन में काट देंगे, आप 200 व्यक्तियों को एक साथ बुलाएंगे तो एक ही दिन में काट देंगे। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं उनको आप करते समय थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 10। यहाँ पर स्थानीय मान से संबंधित ये सवाल है, तो इस सवाल को आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद हम यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि कितने प्रतिशत जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इसका राइट आंसर दिया है। साथियों एक बार आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए और आंसर कमेंट करने के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि इस सवाल का जो राइट आंसर है कितने विद्यार्थियों ने दिया है। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सवाल नंबर जो 10 है, देख लीजिए, संख्या 1074.59 में 9 का स्थानीय मान क्या है। यानी ये जो पॉइंट वाला जो है साथियों, ये आपसे पूछा है। स्थानीय मान होता है अंक का स्थान विशेष पर जो मान होता है उससे है। तो जब जैसे मान लीजिए 9, 1, 5, इसमें आपको 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो इसको हम लिखते हैं 900। तो 9 का जो स्थानीय मान होगा 9 और इधर कितने जीरो लगा दीजिए 2, तो ये 900 हो गया। लेकिन यहाँ पर पॉइंट वाला पूछा है साथियों। अब आप छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि 1.5 का मतलब ये है कि इसका स्थानीय मान कितना है 1, और इसका 0.5 का स्थानीय मान कितना है साथियों 0.5 ही है। यदि हम ऐसे लिख दें कि 1.53, तो 1 का स्थानीय मान 1 होगा, 0.5 का स्थानीय मान 0.5 होगा, और इस 3 का स्थानीय मान क्या होगा 0.03 ये होगा। अर्थात जब पॉइंट में जब चलते हैं, दशमलव में चलते हैं, तो इस प्रकार से स्थानीय मान निकलते हैं। तो यहाँ पर 9 का जो स्थानीय मान होगा 0.09 ये होने वाला है। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर होने वाला है। लगभग 85-86 जो % स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसका सही आंसर दिया है, अर्थात लगभग 500 विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप अपना जो आंसर है साथियों कमेंट जरूर करते रहें। एक दिन में मिनटों की संख्या उतनी ही होती है, एक दिन में मिनटों की संख्या उतनी ही होती है जितनी निम्न दर्जनों में वस्तुओं की संख्या होती है। तो एक दिन में मिनट कितने होते हैं, एक दिन में घंटे होते हैं 24, और एक घंटे में साथियों मिनट होती हैं 60। तो एक दिन में मिनट हो गई इतनी, 24 इंटू में 60 बराबर। आगे पूछा है जितनी निम्न दर्जनों में वस्तुओं की संख्या होती है, तो दर्जन में होती है 12, तो कितनी दर्जन, यहाँ पर मान लीजिए x दर्जन है। बस सवाल को हल कर दीजिए। 12 से इसको जब काटेंगे तो ये 2 बार x का मान हो गया 60 इंटू में 2 120, अर्थात x बराबर हो गया 120। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा, और लगभग 450 विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। सवाल नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप अपना आंसर यहाँ पर कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए, और साथियों आपको पेपर का लेवल कैसा लग रहा है इसके बारे में भी कमेंट कर दीजिए। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है इसके बारे में भी कमेंट कर दीजिए। और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं। 1 किलोमीटर में उतने ही डेसीमीटर होते हैं जितने निम्न मीटरों में सेंटीमीटर होते हैं। तो साथियों 1 किलोमीटर में डेसीमीटर बनाने हैं। अब डेसीमीटर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि डेसीमीटर क्या होता है। चलिए थोड़ा समझा देते हैं। आपके पास जो फुटा होता है इस प्रकार से, उसमें सेंटीमीटर होते हैं, और हम जो फुटा यूज लेते हैं वो लगभग 15 सेंटीमीटर का होता है। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। एक बार समझ लीजिए, 1 से 2 के बीच या 2 से 3 के बीच यहाँ पर 10 छोटे छोटे ऐसे लाइन होते हैं, जिसमें 5वीं जो लाइन होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। तो इनको बोलते हैं मिलीमीटर, mm। 1 सेंटीमीटर में, यानी ये जो दूरी है इसमें होते हैं 10 mm कितने होते हैं 10। तो साथियों इसी प्रकार से ये जो दूरी है इसको 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। 10 सेंटीमीटर जब मिल जाते हैं, यानी हमारा जो 15 सेंटीमीटर का फुट्टा है उसमें से 10 सेंटीमीटर का ये वाला जो एरिया है 1 से और 10 तक का, ये पूरा 1 डेसीमीटर कहलाता है।
यानी ये कहलाता है डेसीमीटर। तो डेसीमीटर में सेंटीमीटर कितने हो गए, 1 डेसीमीटर में हो गई 10 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं पहले ये देखेंगे, और 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं। तो 1 मीटर में डेसीमीटर कितने होंगे साथियों, 10। तो ये हो गया हमारा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में ये हो गई मीटर 1000, और उसके बाद 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, और यानी 1000 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे 1 किलोमीटर में डेसीमीटर की संख्या हो जाएगी। अब इसको बराबर करना है जितने निम्न मीटरों में सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटरों में यानी 1 मीटर जो होता है साथियों उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब कितने मीटर होंगे, ऐसे यहाँ पर x लगा देंगे। यहाँ पर जब आप काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा 100। तो x का मान जब 100 आ जाएगा, इसका मतलब आंसर होगा 100 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 13 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया है। 13 यानी भाग की संक्रिया यहाँ पर पूछी गई है। 5604 में 8 का भाग देने पर भागफल कितना होगा। बहुत सिंपल सा है और ये L1 के हिसाब से बिल्कुल जमता है। यहाँ पर हम देखेंगे, आप अपना जो रेस्पॉन्स है एक बार कमेंट कर दीजिए। काफ़ी विद्यार्थियों ने इसमें गलतियाँ की हैं और गलतियाँ किस प्रकार से की हैं वो भी बताएंगे। यहाँ पर आपको केवल इतना करना था 5604 और इसमें भाग देना था 8 का। जब साथियों 8 का भाग देंगे तो 8 का जब अपन पहाड़ा बोलेंगे 7 बार तो 8 7 हो जाएंगे 56। जब घटाएंगे तो यहाँ पर 0 0 बचेगा। अब हम उतारेंगे इस 0 को और फिर से भाग देंगे, और फिर से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, यानी 0 बार जाएगा, और 0 बार जाएगा तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, फिर घटाएंगे तो 0 ही रहेगा। उसके बाद हम 4 उतारेंगे, फिर से भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाने का अर्थ है कि 0 बार जाएगा, तो फिर यहाँ पर 0 लगा देंगे और घटाएंगे तो 4 बचेंगे। अब हम दशमलव लगाना पड़ेगा क्योंकि उतारने के लिए संख्या नहीं है, तो दशमलव लगाने के बाद हम यहाँ पर 0 उतार लेंगे और अब जब भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 700.5। साथियों इस प्रकार के जो सवाल हैं उनको आप मौखिक भी कर सकते हैं, क्योंकि भाग का अर्थ होता है बांटना। यानी 5604 रुपये हैं ऐसे समझ लीजिए, और इनको 8 जगह बांटना है। तो जब 5600 रुपये को बांटेंगे 8 जगह तो 700 हो जाएंगे, और जब 4 रुपये को 8 जगह और बांटेंगे तो 50 पैसे आ जाएंगे, अर्थात 700.5 रुपये हमारे आंसर होंगे। तो आप इस प्रकार के जो सवाल हैं उनको थोड़ा सावधानी से करें। आपने क्या गलतियां की हैं वो मैं बता देता हूं। हमारे कुछ साथियों ने ऐसे किया होगा 5604 और ये लिया 8 का भाग, 8 7 56, और यहाँ पर ये सोचा कि हाँ अभी 0 बचा और अब यहाँ पर 0 उतार लिए, 4 उतार लिए, भाग नहीं जा रहा है, पॉइंट लगा दिए और यहाँ पर 40 कर दिए, 8 5 40। और कुछ विद्यार्थियों ने तो ऐसा कर दिया, कुछ विद्यार्थियों ने 70.5 कर दिया, जो कि गलत है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए और फिर बताइए कि आपका इसमें आंसर कौन सा है। आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि आपने इसमें क्या आंसर दिया था। एक बार देख लीजिए, एक कोण अपने पूरक कोण से 2 गुना है। एक जो कोण है वो अपने पूरक कोण से 2 गुना है, तो बड़े कोण का 2 गुना कितना होगा। अब आपको पूरक कोण का पता होना चाहिए कि पूरक जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है। साथियों पूरक कोणों का योग जब यानी 2 कोण ए और बी, यदि 2 कोणों का योग कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण बोलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है। मान लीजिए एक x है और दूसरा है उसका 2x, तो दोनों का योग हो जाएगा 90, यानी 3x का मान हो गया हमारे पास 90, तो x का मान कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, इसका मतलब ये वाला जो कोण है ये 2 गुना है। x का मान जब 30 है तो 2x का मान हो जाएगा 60, और बड़ा कोण जो होगा 60 डिग्री, छोटा कोण जो होगा 30 डिग्री, हो गया योग 90 डिग्री। अब हमसे पूछा बड़े कोण का 2 गुना, तो बड़ा कोण है 60 डिग्री का, इसका भी 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 सही होगा। चलिए आप इसी प्रकार अपनी जो तैयारी है उसको बरकरार रखिए और सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। काफ़ी विद्यार्थियों ने इसमें गलती कर दी है।
देख लीजिए एक बार फटाफट से। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत आपसे पूछा है, तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करेंगे? प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? पहली संख्या होगी 0, फिर होगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारी प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। साथियों, इस प्रकार की जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनका औसत ज्ञात करने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, इस प्रकार से हम औसत ज्ञात कर देते हैं। या क्रमागत संख्याओं का जो औसत होता है बीचों बीच की संख्या होती है। अब यहाँ पर बीचों बीच की संख्या कौन सी है? टोटल 10 संख्याएं, तो 10 में से 5 इधर छोड़नी पड़ेंगी और 5 इधर छोड़नी पड़ेंगी। तो 5, 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर 5 हो गई हैं और यहाँ पर भी ये 5 हो गए हैं। यानी आंसर जो आएगा इनके बीच का आएगा, तो 4 और 5 के बीच का जो आंसर होगा वो होगा 4.5। हमारे कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं को जब लिखा है तो 1, 2, 3 और यहाँ पर 10 तक लिख दिया। और 10 तक जब लिख दिया तो फिर जब औसत ज्ञात करेंगे तो प्रथम संख्या 1 प्लस में अंतिम संख्या 10 और भाग कर दिया 2 का, यानी 5.5, जो कि गलत है। ये वाला गलत है, 4.5 बिल्कुल सही है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 4.5। और इसमें लगभग 230 विद्यार्थियों ने गलती की है और लगभग 340 विद्यार्थियों ने इसमें सही आंसर भी दिया है। तो आप विद्यार्थियों इस प्रकार की जो सवाल हैं उनका थोड़ा ध्यान रखें। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रीट में इस प्रकार का सवाल ज़रूर आता है। आप इस प्रकार के सवालों का भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पर सिलेबस में दिया हुआ है भारतीय मुद्रा। तो भारतीय मुद्रा से जो सवाल बनते हैं लगभग इसी प्रकार के बनते हैं। साथियों, यहाँ पर दिया हुआ है सवाल नंबर 16 में 25 पैसे के 25 सिक्कों का मूल्य, यानी 25 पैसे के 25 सिक्के आपके पास हों तो उनका जो मूल्य बनेगा निम्नलिखित में से किसके समान बनेगा? अब आप देख लीजिए, 25 पैसे के 25 सिक्के होंगे तो साथियों 25 पैसे के जब 4 सिक्के होते हैं तो 1 रुपये बन जाता है। 25 सिक्के होने पर 25 25 625 अर्थात 6 रुपये और 25 पैसे बनेंगे। तो 6 रुपये 25 पैसे को और कैसे लिख सकते हैं? यानी 1 रुपये के 6 सिक्के हों तो 6 रुपये बन गए और 25 पैसे का 1 सिक्का हो तो ठीक है, ये भी सही है। 50 पैसे के 10 सिक्के हों, 50 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो साथियों आपको पता है 5 रुपये बन जाएंगे और 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो 1.25 रुपये बनेगा। तो 5 रुपये और 1.25 रुपये 6.25, ये भी ठीक है। 10 पैसे के 50 सिक्के होंगे तो 5 रुपये बन जाएंगे और 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो 1.25 रुपये बन जाएगा। तो ये भी 6.25 हो गए हैं, ये भी सही है। इसका मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पर सही होगा और हमारे अधिकांश विद्यार्थियों का सही आंसर आया है। कुछ विद्यार्थियों ने लगभग 75 विद्यार्थियों ने क्या किया है, जैसे ही पहला ऑप्शन चेक किया और पहला ऑप्शन सही मिल गया तो सही मिलते ही उन्होंने टिक कर दिया। साथियों, आपको अगले ऑप्शन का भी इंतज़ार करना है यदि उपयुक्त सभी लिखा हुआ है तो। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 17 की ओर। सवाल नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा है आपसे। ऐसे सवालों को पढ़ते समय हमारे बहुत सारे विद्यार्थी अभाज्य पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बारे में काफ़ी आप डिटेल से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भाज्य संख्या पूछा है। अब भाज्य संख्या क्या होती है? यानी जिनमें स्वयं एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता हो, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या की यदि हम बात करें तो 2 जो है इसमें 2 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, तो ये तो अभाज्य संख्या है। 3 जो है ये भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भी 3 का और 1 का ही भाग जाता है। 1 जो है ये न तो भाज्य है और न अभाज्य है। 4 जो है साथियों इसमें 1 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा और 4 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या हुई। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा, जिसमें हमने आंसर करना था 4। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको 50 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इसके लिए आपको हमने अभाज्य संख्याओं का एक फॉर्मूला आपको बताया था कि यहाँ पर आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं। एक मोबाइल नंबर लिख दीजिए 44 22 322 और 321, बस इतना सा याद कर लीजिए। मान लीजिए ये अभाज्य नेटवर्क का मोबाइल नंबर है। तो ऐसा जब आप कर लेंगे तो 1 से 10 के बीच 4 अभाज्य संख्या हैं, 11 से 20 के बीच 4 अभाज्य संख्या हैं, 21 से 30 के बीच 2 अभाज्य संख्या हैं। यानी एक अंक जो है 10 संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसकी जो रेंज है वो 10 है। 50 से 100 के बीच पूछा है, यानी 50 तक चलते हैं। ये 10 तक हो गया, ये 20 तक, 30 तक, 40 तक और 50 तक।
50 तक की जो अभाज्य संख्या है वो काट दीजिए। अब जो बच गई वो 51 से और 100 के बीच ये अभाज्य संख्याएं बच गई। तो 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, यानी 10 अभाज्य संख्याएं यहाँ पर होंगी। ऑप्शन हमारा जो थर्ड है वो यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों, आप अपने आंसर ज़रूर कमेंट कर दीजिए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे ये हमारे पास कोई आयत है, इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई यदि हम x मान लें तो लंबाई होगी x प्लस में 1। अब इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आप देखेंगे, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई देख लीजिए, केवल 1 का अंतर होना चाहिए। यदि यहाँ पर हम 2 रख देते हैं तो यहाँ पर हम 3 रख देंगे, तो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा साथियों। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, यदि यहाँ पर हम 1 रख दें और यहाँ पर 2 रख दें तो भी हमारा जो है ये जो शर्त दी हुई है वो संतुष्ट होती है। तो मिनिमम हम मान कर चलते हैं, और या फिर आप जो भी देखेंगे, यदि हम 3 और 2 मानते हैं तो क्षेत्रफल आएगा 6 वर्ग मीटर। अब हमने पहला जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पर ऑप्शन आपको मिला था 6 मीटर, तो साथियों क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर होती है, यहाँ पर केवल मीटर लिखा है, इस वजह से ये गलत है। और लगभग हमारे 98 विद्यार्थियों ने ये सवाल ऑप्ट कर दिया है, जो कि गलत है। दूसरा हमारा, यदि हम 1 और 2 मानकर चलते हैं तो क्षेत्रफल आएगा 2 वर्ग मीटर, और यहाँ पर हमने केवल 2 मीटर लिखा था, तो ये भी गलत है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 वर्ग मीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। लगभग 400 विद्यार्थियों ने इस सवाल का सही आंसर दिया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 20 की ओर। और सवाल नंबर जो 20 है यहाँ पर एक बार देख लीजिए। सवाल नंबर जो 20 है साथियों, यहाँ पर फिगर के बारे में एक सवाल आया है, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर यदि हम बात करें, त्रिभुज ABC में भुजा BC को बाईं ओर D तक बढ़ाया गया। BC जो है, ये B और C जो भुजा है, इसको बाईं ओर इधर D तक बढ़ाया गया, तथा दाईं ओर E तक इस प्रकार बढ़ाया गया, और दाईं तरफ भी बढ़ाया गया, इस प्रकार बढ़ाया गया कि ABD ये वाला जो कोण है 110 डिग्री, तथा ACE ये वाला जो कोण है 120 डिग्री। तो फिर आपसे पूछा है BAC ये वाला कोण आपसे पूछा है। एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब देख लीजिए, ये कोण 110 डिग्री है, तो ये कितने का बचेगा, 70 का, और ये 120 डिग्री, तो ये कितने का बचेगा, 60 का। और साथियों आपको पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, जिनमें से 70 और 60 130 तो हो चुके हैं, तो ये कोण कितने का बचा, 50 का। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 50 डिग्री, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। और काफ़ी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। चलिए सवाल नंबर 21 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। काफ़ी प्रैक्टिकल सवाल है, इस प्रकार के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, और दैनिक जीवन में भी इस प्रकार के सवालों का काफ़ी महत्व है। एक विद्यार्थी फोटोकॉपी की दुकान पर जाकर अपने किताब के पेज नंबर 10 से और 200 तक की फ़ोटोकॉपी करवाता है। यदि प्रति पेज 2 रुपये का भुगतान करना हो तो कुल भुगतान कितना होगा। तो साथियों इसमें हमारे जो विद्यार्थी हैं क्या करते हैं, 10 से 200 यानी 190 पेज हो गए, और 190 का जब 2 से इंटू करेंगे तो 360, जो कि गलत है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो आप एक बार देख लीजिए। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा, इसमें हम पेज नंबर 10 से जब स्टार्ट करेंगे और 200 तक ले जाएंगे तो 10 पेज नंबर भी शामिल है। यानी हमारे पास जो टोटल पेज होंगे उनकी संख्या यहाँ पर कितनी होगी, एक बार आप देख लीजिए। यानी 360 नहीं है, 380 कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को बहुत सारे विद्यार्थी ऑप्ट कर देते हैं। यहाँ पर 190 को जब हम 2 से इंटू करेंगे तो गुने 2 38, 380 आएंगे, जो कि गलत है। यहाँ पर 10 पेज नंबर 10 को भी जब शामिल रखेंगे तो यानी पेज नंबर 1 से 9 की फ़ोटोकॉपी नहीं करवाई हमने, तो 200 पेजों में से 9 पेजों की, यानी 200 पेज थे टोटल, उनमें से केवल 9 पेजों की फ़ोटोकॉपी नहीं करवाई, तो हमने फ़ोटोकॉपी करवाई है 191 पेजों की। और 191 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 382। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं 22वें नंबर के सवाल पर। ये रहा सवाल नंबर 22। एक सप्तभुज में कुल कितने विकर्ण खींचे
जा सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी है और बिना फॉर्मूला भी करना चाहें तो उसका भी हम आपको एक तरीका बताएंगे। सप्तभुज क्या होता है साथियों? जिसमें भुजाओं की संख्या 7 हो, और भुजाओं की संख्या जब 7 होती है तो उसमें कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, उस विकर्ण के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिए, या फिर कुछ इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से विकर्ण खींचेंगे तो यहाँ से जब विकर्ण खींचेंगे तो इसमें टोटल सप्तभुज में ऐसे 7 पॉइंट बनेंगे, और 7 पॉइंट जब बनेंगे तो हम जब विकर्ण खींचते हैं तो इस प्रकार से खींचते हैं। तो हमारे जो पास वाले 2 पॉइंट हैं उन पर नहीं खींच सकते, बाकी 5 पर खींच सकते हैं। तो इस प्रकार जो सवाल बनेगा उसका जब हम सॉल्यूशन देंगे, यहाँ से हमने कितने खींच दिया, एक बार मैं आपको खींच कर बताता हूँ। ये हमारे पास एक सप्तभुज है, इस प्रकार से बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सप्तभुज हो गया। यहाँ से जब आप इस ए बिंदु से, ए जो शीर्ष है, यहाँ से जब आप विकर्ण खींचेंगे तो 1 2 3 4, ए बिंदु से 4 खींचे, फिर बी बिंदु से जब खींचेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 होंगे। सी बिंदु से जब खींचेंगे साथियों तो एक ये पहले ही खींचा हुआ है, उसके बाद 1 2 और 3, तो यहाँ से 3 होंगे। डी बिंदु से जब खींचेंगे तो एक ये पहले से खींचा हुआ है, एक ये वाला पहले से खींचा हुआ है, 1 2, यहाँ से 2 होंगे। ई बिंदु से जब खींचेंगे तो ये पहले ही खींचा हुआ है, ये पहले ही खींचा हुआ है, ये पहले ही खींचा हुआ है, 1, यहाँ से 1 खींचेगा। और एफ बिंदु से जब खींचेंगे तो ये वाला खींचा हुआ है पहले से, ये पहले से खींचा हुआ है, ये पहले से खींचा हुआ है, ये पहले से खींचा हुआ है, यहाँ से कोई नहीं होगा। और इसी प्रकार इस बिंदु से जब खींचेंगे तो इस बिंदु से जब खींचेंगे तो आप खींच कर देख लीजिए, ये इस प्रकार से कोई नया बनता है या नहीं। तो एक बार इनको काउंट कर लीजिए। इनको जब काउंट करेंगे तो साथियों देख लीजिए, इस प्रकार जब हम ये जो हमने अभी जो विकर्ण खींचे थे इनका यदि हम टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास, इधर आपको ध्यान हो तो 4 4 और यहाँ पर फिर 2, नहीं सॉरी यहाँ पर 3 फिर 2, इस प्रकार से आया था। तो 4 और 4 8 और 3 11 और 2 13 और 1 यहाँ पर 14। या फिर आप फॉर्मूले से भी यदि करते हैं तो फॉर्मूला इसका होता है विकर्णों की कुल संख्या, यानी विकर्ण बराबर होते हैं n-3 और बटा में 2, यानी n यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। यहाँ पर n हमारे पास 7 है तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 और बटा में 2 काटेंगे तो ये 2 अर्थात 14। इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 14 विकर्ण यहाँ पर होंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए 23वां सवाल। यदि एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके परिमाप में कितनी वृद्धि होगी? साथियों परिमाप में भी उतनी ही वृद्धि होती है। 10% से तात्पर्य ये है कि यदि हमारे पास एक वर्ग है, इसकी भुजा पहले मान लीजिए 100 थी, ये 100 थी, ये भी 100 थी, इसका मतलब परिमाप कितना था? 400। अब 10% बढ़ाने का अर्थ ये है कि 100 पर 10 बढ़ाएंगे तो ये भुजा हो गई 110, तो ये भी 110, तो परिमाप कितना हो गया? 440। पहले 400 था, अब 440 हो गया, यानी कितना बढ़ गया? 40 कितने पर बढ़ा है? 400 पर, और इंटू में यदि हम प्रतिशत करेंगे तो 100, यहाँ से जब काटेंगे तो 10%, यानी परिमाप में भी उतनी ही वृद्धि होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 24 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और साथियों आप कमेंट ज़रूर करते रहें, आपके जो आंसर हैं आप कमेंट करते रहिए। यहाँ पर एक अच्छा सा सवाल पूछा है, यदि किसी आयत की लंबाई और परिमिति का अनुपात जो है 5:16 हो तो इसकी चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात क्या होगा? साथियों ये हमारे पास एक आयत है, इसकी परिमिति यानी इसकी जो लंबाई है ये 5 है, और जो परिमिति है, टोटल जो परिमाप है वो 16 है, तो अर्ध परिमाप कितना होगा? पूरा परिमाप 16 है तो अर्ध परिमाप हो जाएगा 8, 8 में से 5 ये है, तो फिर चौड़ाई कितनी बच गई? 3। बहुत सिंपल सा है। अब आप देख लीजिए चौड़ाई व लंबाई का अनुपात, तो चौड़ाई है 3 और फिर पूछा है लंबाई, तो 3:5। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड सही होगा। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा ध्यान रखें।
चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 25 ये रहा। कमेंट करके बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसी त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सत्य है। त्रिभुज के लिए कौन सा कथन सत्य है। बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, गलत है। बाह्य कोणों का जो योग होता है वो साथियों 360 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये भी गलत है। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये बिल्कुल सही है। त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का जब योग करेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, और दो भुजाओं का यदि अंतर करेंगे तो तीसरी भुजा से छोटा होगा, तो ये सही है। यहाँ पर एक कोण सदैव अधिक कोण होता है, ये भी गलत है, क्योंकि जो न्यून कोण त्रिभुज होता है उसमें सभी कोण न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पर हमारे लगभग अधिकांश विद्यार्थियों का जो आंसर था वो सही था। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। चलते हैं सवाल नंबर 26 की ओर। 26 में आप देख लीजिए, किसी संख्या के 5/7वें भाग और 7/11वें भाग का अंतर 6 है, तो वह संख्या कितनी है। साथियों ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्रकार के जो सवाल हैं, मान लीजिए कोई संख्या x, अब x का जब 5/7 ज्ञात करेंगे तो 5/7, और वही जो x है उसका हम 7/11 ज्ञात करेंगे, फिर इनका जो अंतर आएगा वो आएगा साथियों हमारे पास 6। तो आप मान लीजिए x का मान कोई ऐसी संख्या मानिए जिसमें 7 का भाग भी जाता हो, 11 का भाग भी जाता हो। तो अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन जो हैं उनमें 7 और 11 का भाग केवल एक ही संख्या में जा रहा है, 77 में। तो 77 मान लीजिए वो संख्या 77 है। इसका जब 5/7 करेंगे तो 11 7 77, 11 5 55, इसका मान आएगा 55। और इसका जब 7/11 करेंगे तो यहाँ पर जब 77 लिखेंगे और 7/11 करेंगे तो 11 7 7 49, तो अंतर कितना हो गया साथियों 6। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं और काफ़ी विद्यार्थियों का सही रहा है ये सवाल। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 27 की ओर। सवाल नंबर 27 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप भी कमेंट करके बता दीजिए। इस प्रकार के सवाल भी आपके कंसेप्ट को समझने के लिए दिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। आयत एक वर्ग भी होता है। आयत जो होता है एक वर्ग होता है, ये साथियों सही नहीं है। और दूसरा जो है वर्ग एक आयत भी होता है, ये सही है। जो वर्ग होता है वो एक आयत भी होता है। आयत एक चतुर्भुज भी होता है, ये भी सही है। वर्ग एक चतुर्भुज भी होता है, ये भी सही है। हमसे पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य ये नहीं है और यही हमसे पूछा है, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट यही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए। मिनट की यानी जो घड़ी है, घड़ी की मिनट वाली जो सुई है किसी अंक के से ठीक अगले अंक पर जाने में कितने मिनट लेती है। साथियों ये हमारे पास एक घड़ी है, यहाँ पर मैं घड़ी बना देता हूँ। देख लीजिए ये हमने एक घड़ी बना दी है। यहाँ पर अंक है 12, यहाँ पर अंक है 1, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3। तो मिनट वाली जो सुई होती है ठीक अगले अंक पर जाने में कितना समय लेती है, यानी जैसे मान लीजिए 12 पर है तो 5 पर जब यानी 1 पर जब आएगी तो कितना समय लेगी, 5 मिनट। बिल्कुल ठीक है। 300 सेकंड, तो फिर आप कैलकुलेट करके देखेंगे कि 5 मिनट में सेकंड कितने होते हैं। 1 मिनट में 60 होते हैं, तो 5 मिनट में 300 सेकंड, तो ये भी सही है और ये भी सही है। और साथियों मैंने अभी आपसे कहा था कि जब उपयुक्त सभी लिखा हो तो सभी ऑप्शंस को आपको चेक करना होता है। 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये भी सही है कि यहाँ से यहाँ तक जब जाती है तो 30 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि साथियों पूरा जब चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री का कोण बना देती है। 360 डिग्री के कोण बनाने में 12 अंक चलने पड़ते हैं, तो एक अंक के लिए जो कोण होगा वो होगा 30 डिग्री। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और साथियों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियोज़ को बार बार देखकर आप अपनी जो जिज्ञासाएँ हैं उनको आप उनका समाधान कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 29 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 29 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 5 वस्तुओं का वजन निम्नानुसार है: 10 किलोग्राम, 90 किलोग्राम, 100 ग्राम, 400 ग्राम और 400 किलोग्राम। इनका औसत ज्ञात कीजिए। साथियों औसत कैसे ज्ञात करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। औसत के बारे में आपसे एक पेपर भी हम ले चुके हैं। औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और राशियां जो हैं साथियों समान इकाई वाली होनी चाहिए। जब इनका सबका योग करेंगे तो 10 kg
उसके बाद 90 kg, उसके बाद में 100 ग्राम है, फिर 400 ग्राम है। तो 100 ग्राम और 400 ग्राम इनको अलग से जोड़ लीजिए। और उसके बाद है 400 kg, तो यहाँ पर लिख दीजिए 400 kg। तो हमारे पास हो गया 500 kg और 500 ग्राम, 500 kg और 500 ग्राम। अब इसका संख्याएं कितनी थी? ये 5 वस्तुओं का वजन है, तो 5 का इसमें जब भाग दे देंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगा। 5 का भाग देंगे यानी 500 किलो को 5 जगह पर जब बांटेंगे तो आएगा 100 kg, और 500 ग्राम को जब 5 जगह बांटेंगे तो आएगा 100 ग्राम। तो 100 kg और 100 ग्राम, ये इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है, 100 kg और 100 ग्राम। अब हमारे काफ़ी विद्यार्थियों ने इसको गलत भी कर दिया है, तो इस प्रकार के सवालों में आप ध्यान रखें। औसत के सवाल समान इकाई करने पर ही हल होते हैं। चलिए अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या यहाँ पर दी हुई है उनमें से सबसे बड़ी कौन है? -9 है, उसके बाद 0.9 है, उसके बाद -10 है और फिर 0.10 है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है ये कौन सी होगी साथियों? आपको पता है ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पर ये हमारा 0 है और इस साइड में प्लस वाली संख्या है, इस साइड में माइनस वाली संख्याएं हैं। माइनस जो 9 होगा साथियों, 1 2 3 ऐसे करते करते -9 यहाँ पर आएगा। -10 उससे भी आगे आएगा। और आपको पता है जैसे जैसे हम बाएं से दाईं ओर चलते हैं तो हमारे संख्याओं का जो मान है वो बढ़ता जाता है। अब यदि हम बात करें 0.10 की, तो 0.10 का मतलब है यहाँ पर 0 है, यहाँ पर ये 1 है। इसके हम 10 टुकड़े कर दें इस प्रकार से, तो पहला टुकड़ा जो होगा वो 0.1 होगा, फिर 0.2 होगा, 0.3 होगा, इस प्रकार से। और जो 9वां टुकड़ा होगा वो होगा 0.9, और 10वां टुकड़ा होगा वो साथियों 1 हो जाएगा। यानी 0.10 या फिर 0.11 ही बात है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या होगी, हमारा जो 0.10 लिखा हुआ है ये उसकी स्थिति यहाँ पर है, और 0.9 लिखा हुआ है उसकी स्थिति 1 के बिल्कुल पास में है। तो सबसे बड़ी संख्या होगी यहाँ पर 0.9, और काफ़ी विद्यार्थियों ने सही आंसर भी दिया है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों ने, लगभग 167 विद्यार्थियों ने 0.10 को सही कर दिया है। यानी आपको केवल इतना सा ध्यान रखना था कि 0.9 और 0.10 जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें से बड़ा कौन है? तो बड़ा है साथियों 0.9, क्योंकि 0.10 आपको कह रहे हैं वो तो 0.1 के बराबर है। ये ध्यान रखना था। तो ये था हमारे पेपर का सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लें। और साथियों प्रतिदिन हमारे जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आपके रीट के और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके पेपर लिए जाते हैं, जिनका हम रैंक भी निकालते हैं। तो आप पेपर देने के लिए www.studyseva ये ध्यान रखना seva.com इसको लॉगिन करें। और यहाँ पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी और इंग्लिश से संबंधित काफ़ी सारा मैटर मिल जाएगा आपको। यदि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी आपके परिवार में या आपके मित्र मंडली में या फिर आपके कहीं भी फ्रेंड सर्किल में हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए हमने बोर्ड का जो नवीनतम सिलेबस है उसके अनुसार नोट्स बनाकर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो वहाँ से जाकर आप लेसन वाइज नोट्स आप बिल्कुल इजी भाषा में, जिससे बहुत अच्छा स्कोर स्टूडेंट्स प्राप्त कर पाएंगे, वो पढ़ लीजिए। इसी प्रकार यदि आप LDC स्टेनोग्राफर इस प्रकार की या रीट में आपके पास इंग्लिश है तो उनके लिए भी हमने अपनी ये जो वेबसाइट है studyseva.com, इस पर काफ़ी सारा मैटर है, वहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए टेस्ट के साथ और नए जोश और नए उमंग के साथ। आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। साथियों तैयारी जो है उसको इतना गति दीजिए कि आने वाली जो 25 अप्रैल है उसको आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें, और निश्चित रूप से ही सिलेक्शन के साथ आप हमें कॉल करें, मैसेज करें कि सर जिस दिन रिजल्ट आई उस दिन आप बताएं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। चलिए स्टडी सेवा हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।